हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो हम जो सीरीज चला रखी है हमने जो सीरीज चला रखी है वो बुक 2 की है और चैप्टर नंबर जो 2 है आपका बुक 2 का बोधायना पाइथागोरस थ्योरम का, उसी में हम आज कंटिन्यू करेंगे। किसको? पेज नंबर 37 से लेके पेज नंबर 40 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आज हम डील करेंगे, ठीक है। और इसी सीरीज में हमने 2 लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं और इस सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं, देखो। आज के लेक्चर में जो हमारी डीलिंग है वो है हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल क्या होगा उसके बारे में आज हम डील करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट टू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसकी बात कम करेंगे। हमारे पास कुछ बीच में फिगर इट आउट आएंगे, उनको भी हम आज देखेंगे। कुछ जनरल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, उनको भी हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बने रहिए लास्ट तक ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपका कि हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। जब हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें आता है रिकॉल इन द राइट ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। इसमें जो आपके पास एक बनेगा शेप, वो कैसा शेप बनेगा आपके पास? वो शेप बनेगा आपके पास कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ शेप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है वो क्या है? 90 है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेना। ये वाला एंगल आपका 90 है। ये कोई भी ट्राइंगल है आपका ए बी और सी, ये कोई ABC ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस, मतलब ये वाली जो साइड है वो आपकी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। ये आपकी हाइपोटेनियस है। अब अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाता है? बेस। अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं तब ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस कहलाता है। तो ये था आपका। और अब यहाँ पे आइसोसेल्स है। जब बात आती है आइसोसेल्स ट्राइंगल की, तो जब आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है तब हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारी ये जो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल है, तभी वो आइसोसेल्स होगा। मगर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो जो राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसका मीनिंग मैंने समझाया है। इसका ऐसे भी मतलब निकाल सकते हैं कि आपकी जो ये साइड लेंथ है, ये वाली जो साइड है वो अगर आपकी A है तो यहाँ से लेके ये जो साइड लेंथ होगी वो भी क्या होगी? A होगी, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कई बार H से डिनोट करेंगे, कैपिटल H से। इसका मतलब हाइपोटेनियस है, याद रखिए। P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब बेस है, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ दिस आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हमें क्या दिया गया है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन मार्क है वो पूछा गया है। दो साइड हमको, ये वाली दोनों साइड हमने कहा था इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? उनकी लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे हमें दोनों की लेंथ क्या दी है? 1 1 दी है। तो इसमें हम देखते हैं कि वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, जो स्क्वायर की जो साइड है 1 यूनिट है। अब यूनिट का मतलब क्या हो गया? आप इसको सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर में भी आपके पास जो यूनिट आए उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इज मेड ऑफ 2 सच आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे 2 राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ऐसा एक स्क्वायर था जिसको हम डायगोनल पे कट कर रहे थे, तो ये 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हमको दिख रहे थे। अगर हम ये वाला डायगोनल ले रहे थे, ये वाला, तब कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? वी नो दैट द स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी जो भी हमारा स्क्वायर है उसका अगर एरिया डबल करना है तो हम क्या करते हैं कि उसका डायगोनल को किसी जो नया कंस्ट्रक्टेड स्क्वायर होगा उसकी साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसी को डिटेल में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है।
हाँ स्क्वायर बन गया है। ओके, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसका एक डायगोनल ले लेते हैं, जिसका डायगोनल है ये वाला पार्ट, ये इसका डायगोनल है। ओके, ये इसका डायगोनल हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसका नाम भी दे देते हैं कुछ, तो इसका नाम दे दीजिए जैसे पी ई, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया है वही नाम मैं फिर से दे रहा हूँ, ए और आर। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी या पी क्यू आर, जो भी आप देना चाहें। ये आपका क्या है, ये 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ये लेंथ भी 1 यूनिट है, ये लेंथ भी 1 यूनिट है। ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल भी क्या होगा 90, ठीक है। और अब इसके जो डायगोनल है उसको हम साइड मान के एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको साइड मान के हमने क्या किया है, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये एक बनेगा हमारे पास, और इधर जाएंगे तो यहाँ तक आएंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा एक स्क्वायर, ठीक है। अगर ये साइड हमारी कुछ मान लें, मान लीजिए इस साइड का नाम कुछ दे देते हैं सी, तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके बाकी के नोमेनक्लेचर भी कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एस और इसका नाम देते हैं टी। अगर आप चाहें तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखा तो हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ क्या है। हमें इसमें हाइपोटेनियस की लेंथ चाहिए थी, जो हमको नहीं पता है। तो लेकिन हम इसके बारे में क्या जानते हैं, जो हमारा येलो वाला जो है, ये वाला देखिए, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये वाला, ये स्क्वायर है, इसका एरिया हमको पता है। इसे इसका क्या है, एरिया पता है हमको, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे, और ये एक नया स्क्वायर जो हमने नया डायगोनल को लेके कंस्ट्रक्ट किया है उसका एरिया भी हमको पता है, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ जो हमारा स्क्वायर है, एरिया ऑफ आर ई एस टी। अब आर ई एस टी वाला पार्ट कौन सा है वो चेक करिए, आर ई एस टी ये वाला, ये कौन है आर ई एस टी, ये आर ई एस टी वाला पार्ट है, ठीक है। इसका एरिया है इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ पी ई ए आर, पी ई ए आर। अब पी ई ए आर कौन सा है, ये वाला है हमारा पी ई ए आर, ये वाला एरिया पी ई ए आर है, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, जब हमारे ये वाला जब आर ई एस टी लेते हैं उसका साइड क्या है सी, तो सी का स्क्वायर 2 टाइम, और एरिया ऑफ पी ई आर का साइड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला कि सी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमें क्या मिला स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट मिल गया। किसका एरिया मिल गया हमको, हमारा स्क्वायर का एरिया मिल गया, किसका, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया डायगोनल मान के, ठीक है। अगर डायगोनल मान के हमने इसको एरिया को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ से हमें सी क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो सी का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 यूनिट, यूनिट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहां तक हमें आया कि हमें मिल गया है, ये जो आया है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला है जो क्या है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस का लेंथ है, ठीक है। आसानी से समझ में आया ये। तो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक हमको हाइपोटेनियस, जब तक जो साइड 1 1 होगा तब हम डायरेक्टली कह देंगे कि हमारा हाइपोटेनियस हमेशा रूट 2 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर रखिए। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है।
ये वाला पॉइंट, ये वाला, हाँ ज़्यादा लेंथी हो गया, साइज थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। इस वाले को ध्यान रखिए, ये वाला जो पार्ट है उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। उस पर जब फोकस करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल अज्यूम दैट ऑल द लेंथ ऑल आर फिक्स यूनिट लेंथ स्पेसिफाई अदरवाइज। जब तक कुछ दिया नहीं होगा तब तक इस चैप्टर में हमारा जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट 2 है, वही हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस का काम करेगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2। रूट 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको करना है, ठीक है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। अब पहला है हमारे पास रूट 2 इज लेस देन और ग्रेटर देन 1। ये हमें बताना है कि रूट 2 है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है या बड़ा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, ये हमारा कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसके सारे एंगल क्या होंगे, 90, सारे एंगल होंगे हमारे 90। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी हमने इसका नाम रख दिया। अब इसका साइड मान लेते हैं 1 1, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास है, क्या है हमारे पास कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज 1। जो स्क्वायर का साइड है वो क्या है हमारे पास 1 यूनिट है, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी जो स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। तो 1 स्क्वायर यूनिट उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब हमें एक चीज और पता है कि अब हम क्या मान लें कि अगर स्क्वायर रूट 2 है उसको एक अनदर मान लें, किसी एरिया की वो मान लें, क्या मान लें, साइड मान लें इसको। तो अब क्या मान लें, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ रूट 2 हैज एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट। अगर कोई स्क्वायर हमारा जिसकी साइड रूट 2 है उसका एरिया 2 होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने चीजों को देखा था, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, इससे हमें पता क्या चला है उसकी चेक करिए। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा रूट 2 है वो किससे छोटा है। तो यहां से हमें पता चलता है, ओ यहां से हमें पता चलेगा 2 है वो रूट 2 से बड़ा है, मतलब साइड से ज्यादा है, ठीक है। और ऐसा ना कहें तो दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं इसको, दो तरीके से हम एक ही बात को कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 2 जो है स्क्वायर रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब रूट 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर इसी बात को दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मुझे ये पता है कि 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है, एंड रूट 2 का स्क्वायर करता हूं और उसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो 2 आता है, ठीक है। मतलब 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगर इसका भी स्क्वायर रूट लूं मैं तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो यहां पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो यहां से भी मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जो मेरा 1 है वो छोटा होगा किससे, रूट 2 से। ये चीज यहां सिर्फ एक ही चीज कंफर्म होगी कि रूट 2 है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखने की कोशिश करें
इसी का सेकंड पार्ट कि अगर ये एक पार्ट तो हम क्लियर कर पाए कि 1 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि √2 इज लेस देन और ग्रेटर देन 2। क्या 2 से बड़ा है या छोटा है √2? तो इसकी भी पुष्टि हम कर लेते हैं, ठीक है। एकदम आसान है। एक स्क्वायर फिर लेंगे हम, एक स्क्वायर बनाइए। ये हमारा एक कोई भी एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, जिसका नाम दे दीजिए फिर से ABCD। अगर आपको सेम लग रहा है तो चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब की बार ये एक साइड मान लेते हैं, तो ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो इसका साइड क्या हो गया? 2 हो गया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट। 2 यूनिट उसका क्या है? साइड लेंथ है, ठीक है। हैज एन एरिया ऑफ, अगर किसी स्क्वायर का साइड लेंथ 2 है तो उसका एरिया क्या होगा? 2 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट। तो उसका एरिया क्या होगा? 4 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर यूनिट 4 एरिया होगा तो एक अनदर स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर, एक और स्क्वायर की तरह ट्रीट करें। ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ √2 हैज एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट। इसका 2 स्क्वायर यूनिट क्या होगा? एरिया होगा। कैसे? √2 अगर किसी स्क्वायर की साइड है तो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ उस स्क्वायर का। तो ये क्या मिलता है हमको? 2 मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास यहां तक आया। तो यहां से हमें क्या पता चला? ठीक है, तो यहां से हमें पता चला है कि यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो 2 है, यहां से हम कह सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन √2। √2 से 2 बड़ा है। इसी को अगर और लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें तो हमारे पास क्या होगा? अनदर लैंग्वेज में अगर इसी बात को हम कहने की कोशिश करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? और लगा के कहें कि √2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि √2 इज लेस देन 2। √2 2 से छोटा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, पहले वाले में और दूसरे वाले में, नाउ दोनों से हम देखें तो हमें पहले में पता चला था कि 1 से बड़ा है √2 और इसमें पता चला कि 2 से छोटा है √2। तो ये हमें कंफर्म हुआ कि हमारा जो ये है स्क्वायर रूट 2 वो 1 और 2 के बीच में ही कहीं लाइक कर रहा है, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिया कि √2 2 और इन दोनों के बीच में ही लाइक करता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां से हमें पता चलेगा कि हम कह सकते हैं वी कॉल 1 है लोअर बाउंड, 1 है लोअर बाउंड ऑन √2 and 2n अपर बाउंड। √2 का जो 1 है वो लोअर बाउंड है और 2 है वो अपर बाउंड है। अब किसी को लगता है कि ये बाउंड क्या है? बाउंड का मतलब होता है कि ये तो हमने जनरली एक एक्सप्रेशन से चेक किया। बाउंड का मतलब होता है कि उसके नज़दीक, उसके नियरेस्ट वो वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब हम निकालना है, अब हमें फाइंड करना है कैन वी फाइंड क्लोजर बाउंड फॉर √2। √2 के क्लोजर बाउंड को हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब √2 के क्लोजर कौन जाएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब √2 के क्लोजर बाउंड को मैं निकालने जाऊं तो पहले मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। जैसे 1.1 है,
अब मान लीजिए ये किसी ना किसी के तो पास पहुंचेगा ही ना, जैसे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ आना चाहिए किसी ना किसी के। तो इसका स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, 1.2 का स्क्वायर करूँ तो ये आता है 1.44, ठीक है। 1.3 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आता है 1.69, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। 1.4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 1.96, ठीक है। 14 का स्क्वायर ये आता है। अब 1.5 का स्क्वायर करूं तब मेरे पास क्या आता है 2.25। अब देखिए यहाँ से मुझे पता चला कि 1.4 और 1.5 के बीच में ही हमारा क्या कौन है 2 आ रहा है, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसी के बीच में आएगा। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 1.4 इज लेस देन √2 और √2 किससे छोटा है 1.5 से। ये हमको यहां से क्लियर हुआ है, ठीक है। एक चीज हमको यहां से क्लियर हो गई है। अब इसी को मैं और क्लोज जाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी चीज को और क्लोज ले जाने की कोशिश करूं तब मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ये डेसिमल के बाद 1 लिया तो मुझे ये पता चला कि आएगा तो यहीं कहीं, कहां पे आएगा मेरे पास, यहीं पे आएगा मेरे पास, मतलब 1.4 से तो बड़ा ही होगा वो वैल्यू, ठीक है। तो मैं 1.4 से और क्लोज जाने की कोशिश करता हूं तो मैं सबसे पहला क्या लूंगा 1.41 का स्क्वायर करूंगा। इसका स्क्वायर करते हुए मेरे पास आएगा 1.9881, ठीक है। तो ये 2 के बहुत नजदीक चला गया। अब मैं इससे अगला वाला पॉइंट लेता हूँ, अगली वाली वैल्यू 1.42, 1.41 लिया तो 1.42 लिया। इसका जब स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आता है 2.0164। अब इन दोनों से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों से मुझे समझ में आ रहा है 1.41 है वो √2 से छोटा है, जबकि 1.42 √2 से, मतलब दोनों 1.41 और 1.42 के बीच में ही हमारा √2 लाइक करेगा। ये हमको यहाँ से समझ में आया। यहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन देखने को मिली, यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ हम 1 डेसिमल तक जा रहे थे, जबकि यहाँ हम कितने डेसिमल तक जा रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम उसको जा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले में 2 तक चले गए हैं तो 3 तक चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलते हैं। 1.411 अब की बार और बढ़ाया तो ये मिलेगा 1.990921, एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगला वैल्यू अगला वैल्यू मिलेगा मुझे 1.412, इसी को बढ़ा रहे हैं, 1.4412 को करेंगे तो ये मिलेगा 1.993744, ठीक है। सिमिलरली 1.413 को देखें हम, इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं तो 1.996569 ये आ रहा है। और क्लोज जाते हैं 1.41, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 1.999396, ठीक है। और क्लोज जाते हैं 1.141, अब की बार 5 ले लेते हैं तो इसके क्लोजेज जाएंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2.002225, ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 1.414 है उससे हमारा √2 बड़ा होगा, जबकि 1.415 से छोटा होगा। ये हमें इनके बाउंड्स का कंफर्मेशन हुआ। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम जा पाए हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके बाउंड्स हैं, जितना हम नज़दीक जा पाए वही हमारे क्या कहलाएंगे, बाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसके बाउंड्स है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बाउंड्स अगर हमें याद रखने हैं तो स्टार वाले याद रखने हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें बाउंड्स को याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको, आई होप, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने डेसिमल के बाद पहले 1 डिजिट तक के चीज़ों को चेक किया, फिर 2 डिजिट तक के किया, फिर 3 डिजिट पे गए। अगर आपको लगता है तो आप 4 डिजिट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को समराइज करके यहाँ रखा गया है कि 1.1 का स्क्वायर ये होता है, 1.2 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। जो हमने पीछे निकाली है वही चीज़ें यहाँ बताई गई है।
1.41, 1.42 इसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे 1.411, 1.412, 1.413 यही हमारी चीज़ें आ रही थी और यहाँ पे भी सेम ही आ रही है। तो ये हमने इसको समराइज करके रख दिया है। तो आपको जो याद रखने वाले जो बाउंड्स हैं वो आपके कौन से हैं, वो आपके जो बाउंड्स हैं वो ये वाले हैं। एक मिनट, ये हमारे बाउंड्स हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये बाउंड्स को याद रख सकते हैं। वैसे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, ठीक है। तो अब हमें पूछा जाता है कि √2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो √2 का वैल्यू वैसे तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, अगर सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखूं तो ये मतलब चलता जाता है ये नंबर, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1.41421356 ये नंबर आपका चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक चलता जाएगा। ये हमको नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे √2 की वैल्यू है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें याद रखी जाती हैं हमारे लिए वो √2 का वैल्यू याद रखा जाता है 1.414। यहाँ तक ही हम इन चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप कम से कम 4 या 5 डिजिट तक आप याद कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास कहा गया है विल वी एवर गेट ए नंबर विद द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुज स्क्वायर इज 2। ऐसा हमें एक क्या बताना है, गेट ए नंबर विद टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएं ऐसे नंबर हमको बताने हैं, और जो √2 के मतलब रूट जिसका स्क्वायर करने पे हमें 2 मिले, ऐसे हमें इसको बात करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अभी लास्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में ही हमने इस चीज़ों को देखा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 डिजिट तक हम देख चुके हैं, तो स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है उसको जस्ट अभी डील करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर इज स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने चेक कर लिया है। तो अब इससे आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या करना है, 1.4142 इसका स्क्वायर चेक करिए। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 1.9999961, ठीक है। और बढ़ाइए इसी नंबर को 1.4143 इसका स्क्वायर करिए तो हमें मिलता है इसका हमें वैल्यू मिलेगा 2.000244 ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब और बढ़ाइए 1.4142, अब की बार लास्ट में 1 करिए, इसी चीज़ को वापस से रिपीट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1.99994989, ठीक है। इसी में नंबर में एक और बढ़ाइए 1.14142, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 2.0000018 ये वाला मिलेगा। अब मैं इसी में और बढ़ाना चाहूँ, इसी सीरीज को सीक्वेंस में चलाता जाऊँ, नंबर को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अगले बार जो नंबर आएगा वो क्या आएगा वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अगली बार जो मेरे पास नंबर होगा वो मैं इस तरह से लिखूंगा 1.41, हाँ ठीक है, 1.41213 इसका स्क्वायर करके चेक करूंगा। ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा, तो मेरे पास जब चलूंगा तो यहाँ मैं चलूंगा 1.41421356 इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है 1.99999 ये मिलेगा, ठीक है। ये वाला मुझे मिलेगा, मतलब ये लगभग ऑलमोस्ट 2 की तरफ मूव ऑन कर चुका है। मतलब 0.9999 है तो ऑलमोस्ट हम मानते हैं, एग्जैक्टली 2 के बराबर होगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग 2 के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 द डेसिमल एक्सप्रेशन, 10 द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √2
मस्ट गो फॉर एवर, ठीक है, हमेशा ये चलता ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास दैट इज इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम डील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग कलर से दिखाया गया, ठीक है। तो कोई भी आपके पास नंबर है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो आपका है वो किससे मिलके बनता है, रियल नंबर जो बनता है वो आपके दो चीज़ों से मिलके बनता है। किन किन चीज़ों से मिलके बनेगा, रियल नंबर दो नंबर से मिलके बनता है आपका, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ एक जो होता है उसका नाम होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एक तो होता है आपके पास रेशनल नंबर, ठीक है, और एक का नाम होता है इरेशनल। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तब ये दोनों चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, ये आ गया आपका रेशनल नंबर, ये है आपका इरेशनल नंबर। अगर कभी ज़रूरत पड़े हायर क्लासेज में तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं, क्यू के ऊपर डैश लगा देते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हायर क्लास के लिए है, ठीक है। अब ये वाला जो है आपका रेशनल नंबर, इसमें आपके पास दो होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक तो होता है आपके पास टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इन दोनों के ही हम एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान रहेगा। इसके लिए जो हमारा एग्जाम्पल है उसके लिए हो जाएगा, जैसे 1/2 ले लीजिए, तो ये क्या हुआ 0.5, डेसिमल के बाद एक नंबर आया उसके बाद नंबर आना बंद हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, आना बंद हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल मैं लिखूँ जैसे 1/3, तो इसको मैं जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.333, ये 3 चलता ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, कुछ नंबर्स के बाद बस चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसी में इधर आते हैं, ये वाला जो है इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखूं तो मैं लिखूं 22/7। 22/7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आता है 3.141, आगे ये नंबर चलता जाएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, ये एग्जाम्पल आपका टर्मिनेटिंग का, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, ठीक है। तो हमने तीनों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है हमें कह रहा है कैन √2 बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन m/n। m/n के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, वेर m and n आर काउंटिंग नंबर। m और n कैसे हैं, हमारे पास काउंटिंग नंबर है जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको देखें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसको लेट कर सकते हैं कि लेट कर लीजिए, स्क्वायर रूट 2 है उसको क्या कर लें हम एम अपॉन एन की तरह लेट कर ले, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर एम एंड एन आर काउंटिंग नंबर। एम और एन क्या है, काउंटिंग नंबर है, ये भी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर एम और एन काउंटिंग नंबर है तो अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करते ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कैसे हुआ वो मैं बता सकता हूँ कि a बाई बी की पावर जो होती है आपके पास m होती है, वो अलग अलग पावर अपने आप को डिवाइड कर देती है, इसलिए हमारे पास ऐसा होता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ से एरो से दिखाई देते हैं हम, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है एम स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्वायर, ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है। अब इस रिलेशन में हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जो पीछे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। रिकॉल करिए कुछ चीज़ों को, ठीक है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of a square number, each prime occurs an even number of times। तो हर जो प्राइम नंबर होगा, जो हर प्राइम है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, ठीक है। कैसे आता है उसका एक एग्जांपल हम यहाँ लिख के देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी स्क्वायर नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने मान लूँ 6, अगर 6 है तो उसका स्क्वायर करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो हर बार क्या होगा इवन नंबर्स में ही हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास जो रिलेशन आया है वो आया है एम स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इक्वेशन एम स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसमें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो m और n के प्राइम फैक्टराइजेशन तो इवन में आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से देखने को मिलता है 2 है वो कैसा अकर हो रहा है 2 अकर n ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि a की पावर है ऑड नंबर टाइम्स इन, ये कौन सा है राइट, तो राइट साइड में हम देख रहे हैं कि इसका क्या आ रहा है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टाइम, मतलब 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इवन नंबर टाइम नहीं आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। एंड एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑन लेफ्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है इवन नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है, क्योंकि हमारे m के जो भी फैक्टर आएंगे उनकी पावर करेंगे तो वो सारी इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से पता चला सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था कि हम इसको लिख सकते हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि √2 इज नॉट इक्वल टू m/n, m/n की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रूफ है, दिस प्रूफ गिवन बाय, किसने दिया, गिवन बाय यूक्लिड, यूक्लिड ने हमें ये प्रूफ दिया। ठीक है, गिवन बाय यूक्लिड, कब दिया, C 300 BCE, 300 BCE पूर्व हमको ये देखने को मिला। ठीक है, तो ये था हमारा कि √2 को हम m/m में लिख सकते हैं, जहां m और n हमारे कैसे नंबर हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि m/n फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं जब m और n कैसे हो, काउंटिंग नंबर्स हो। अब आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में आता है द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड द एरियाज and the square of its diagonal can be used to find general relation between hypotenuse and the other two side of a isosceles right triangle। isosceles right triangle एक तो वो जो जनरल है उसका एरिया, और जो डायगोनल को लेके हम बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखेंगे आप तो आपके पास कुछ अलग दिखेगा, आपकी बात नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए ये इसका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, या ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं, हटा देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका दो साइड बराबर लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये बराबर ले लिया है तो अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं नया। ठीक है, नया कंस्ट्रक्शन करिए, ये आया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारा ट्राइंगल है जो राइट एंगल है आइसोसेल्स है, मतलब ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, और ये जो पॉइंट होगा उसको हम आर मान लेंगे। ठीक है, ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 है। ठीक है, आगे हम इसको और कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कुछ ऐसा, ये वाला ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे हम तो हमें क्या दिख रहा है, इसको जब हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट आर हो गया, ये यू मान लेते हैं, ये वी मान लेते हैं। ठीक है, ये यू है और वो वाला वी है, इसको हटाते हैं, ये यू है, ये वी है। ठीक है, इस जो हाइपोटेनस हमने माना उसकी साइड सी है तो ये सारी क्या हो जाएंगे, हमारे पास सी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन पता है हमको, एक रिलेशन हमको पता है कि एरिया ऑफ एस क्यू वी यू, एस क्यू वी यू। अब एस क्यू यू वी है, ये कौन सा वाला है इसको देखते हैं। तो एस क्यू यू वी ये वाला है, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस कौन सा है वो भी देख लीजिए। तो पी क्यू आर एस ये रहा, पी क्यू आर एस ये रहा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो एस क्यू वी यू है उसका साइड क्या है सी, उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ, इसका स्क्वायर क्या है ए, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की साइड ए है तो उसका एरिया ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखिए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिलेशन का हम यूज करेंगे जब जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन है जहां पे ए क्या है हमारे पास, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सी जो है वो है साइड ऑफ
न्यू स्क्वायर taking hypotenuse of ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर है उसका जो हाइपोटेनियस है उसको ट्रीट करके। यहाँ पे ए क्या है? साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ है ए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ए की। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सी की कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहेगा। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिलेशन को याद रखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, याद रखिए, ठीक है, ऑफ ए आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स हैव लेंथ 12, जिसकी इक्वल साइड की जो लेंथ है वो 12 है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये याद रहेगा आपको, ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका सी था, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है साइड लेंथ, इक्वल साइड लेंथ गिवन है, ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 है। और एक रिलेशन हमको पता है, वी नो दैट the relation between hypotenuse and side length of an isosceles right triangle, ठीक है। क्या रिलेशन था? वो रिलेशन था हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। ये मैंने कहा भी था अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड पे, इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास सी चाहिए, तो नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमें चाहिए 2 टाइम 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा? सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 144, 12 का स्क्वायर 144, सी स्क्वायर इक्वल टू 288, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब 288 आया तो हमारे पास सी भी चेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट किसका चाहिए? 288 का। अब हमें 288 का स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट चाहिए तो इसको चेक करते हैं। तो स्क्वायर रूट को चेक करने जाऊँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, यहीं पे चेक कर लेते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। और 17 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास होता है 289, मतलब 288 इन दोनों के बीच में ही कहीं लाइक कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से कह सकते हैं, सो स्क्वायर रूट 288 लाइज बिटवीन, एग्जैक्टली निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लाइज बिटवीन 16 एंड 17, 16 और 17 के बीच में ही लाइक करता है। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? 16 से तो स्क्वायर रूट 288 बड़ा होगा लेकिन 17 से छोटा होगा, ये हम कह पाएंगे इससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें तो आपके पास होगा, सो द लेंथ ऑफ द hypotenuse of an isosceles right triangle whose length
of the equal sides is 12 unit is between 16 and 17 यूनिट्स। 16 और 17 यूनिट्स के बीच में ही हमारा हाइपोटेनियस लाइक करेगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाएं हम, तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट 72, फाइंड इट्स अदर टू साइड्स। अब की बार क्या पूछा है, जो अदर टू साइड्स हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिलेशन पता है, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं वी नो दैट, हमारे पास रिलेशन तो पहले से पता है, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम ए स्क्वायर है, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमको c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो अब हमारे पास ये गिवन है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नाउ तो c की जगह वैल्यू रखिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 72 इंटू 2 टाइम ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 36, जब 2 का डिवाइड करेंगे, अगर आपको लगता है तो और कर लीजिए, तो 72 अपॉन 2, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये कितना होगा 36 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही ए का वैल्यू लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 36, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाई ए इक्वल टू 6 यूनिट, ए इक्वल टू कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो each of the other two sides has length 6 यूनिट, उसकी लेंथ क्या होगी 6 यूनिट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 2-3 फिगर इट आउट है, उनके लिए अलग वीडियो क्या बनाना था, इसलिए मैंने उसको मैच कर दिया इसी में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया हमको, अर्लियर वी शो ए मेथड टू क्रिएट ए स्क्वायर विद डबल द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर पेपर। ठीक है, गिवन स्क्वायर पेपर से हम एरिया को डबल कैसे करते हैं वो हम पीछे की क्लास में चीज़ों को देख चुके हैं। ठीक है, देयर इज अनदर मेथड टू डू दिस this in which two identical square paper are cut in the following way। दो आइडेंटिकल स्क्वायर पेपर है, जैसे एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन दोनों को ऐसे कट किया गया है जो हमें दिखाया गया है, एक ट्राइंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 4 ट्राइंगल के रूप में इसको कट कर दिया गया। हमें कहा कैन यू अरेंज दीज पीस ऑफ टू क्रिएट ए स्क्वायर विद द डबल द एरिया ऑफ आइदर स्क्वायर। तो हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो इनको अरेंज करने के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये एक मेरा ट्राइंगल हो गया है। ठीक है, इसका कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको कॉपी करके साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला एक ट्राइंगल है, इसको मैं पहले फॉर्मेशन में कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अगर रोटेट करवाएंगे, ओके ठीक है, ये आया। ठीक है, अगर मैं रोटेशन कंप्लीटली सही सही कर पाए तब हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, ये परफेक्टली उतना नहीं बनेगा। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा बनेगा। ठीक है, ये दो, फिर तीसरा भी बनाते हैं।
इसमें भी नहीं बनेगा। इधर बनेगा, नहीं बनेगा, उल्टा इसको घुमाना है हमको, घुमाना था जिस तरह से घुमाना था उस तरह से घूम नहीं रहा है, ये उल्टा करना था, ऐसा कुछ करना है इसको। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, इसको इधर उधर कर लेंगे। ठीक है, और बढ़ा लेते हैं ताकि परफेक्टली शेप में आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ एक, इसका भी कलर यही कर देते हैं। ठीक है, एक अनदर स्क्वायर बनाते हैं, अनदर एक और बचा है। ठीक है, इसको लास्ट में रोटेट करा के फिर देखेंगे। ठीक है, ये ऐसा रोटेट करा लेते हैं इसको, ये आया, इसको अब शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चारों, इनमें मैं कलर फिल कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें अलग अलग दिखें। ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2, एक ये ले लेते हैं 3, और एक ऐसा कुछ कर देते हैं 4। ठीक है, अब इसमें कलर डाल देते हैं कि कौन कौन सा है। ये हमने एक तरीके से देखा है, एक ये 3 नंबर कर लेते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 4 नंबर है। एक तो तरीका है हमारे पास, ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है लेकिन हमारे पास प्रॉपरली शेप में नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, अब दूसरे वाला बनाते हैं। ठीक है, इसका और ऑप्शन है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, किसी के दिमाग में और आइडिया चल रहा हो तो वो ऐसा भी बना सकता है इसको। ठीक है, देखिए वो इसको ऐसे भी सोच सकता है बाद में, अगर ऐसा सोचेगा तब भी हमारे पास वो बन जाएगा। ठीक है, अलग तरीके से किसी के दिमाग में चल रहा हो कि मैं ऐसा ना सोचूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी बनेगा, होना कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कलर फिल कर देते हैं हम, ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, कुछ अलग कलर भी फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, इसमें जितना चाहें उतने कलर फिल कर सकते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको कलर फिल करवाएं, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप नाम देना चाहें तो ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 3 नंबर है। ऐसा करेंगे तब भी आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने क्या किया, ये 3 वाला है, इसका जो ये वाला पार्ट है 3 वाला, ये डायगोनल मैंने कंसिडर करा, ये डायगोनल मैंने कंसिडर करा तब बना। ठीक है, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला डायगोनल कंसिडर कर रहा हूँ, और दूसरी बार मैं ये 2 वाला डायगोनल भी कंसिडर कर सकता हूँ, 1 वाला भी कंसिडर कर सकता हूँ, 3 वाला भी कंसिडर कर सकता हूँ, और 4 वाला भी कंसिडर कर सकता हूँ। देखो ये 4 वाले को कंसिडर करके इधर एक स्क्वायर बना दिया गया। अगर मैं 1 वाले के 3 वाले के हिसाब से चलूँ तो ये 3 वाला बन गया है, और इधर अगर 1 वाले के हिसाब से चलना है तो ये 1 वाला बन गया है, और अगर आपको 2 वाले के हिसाब से चलना है तो ये 2 वाला बन गया, ये वाला 2 वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमको कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो इक्वल साइड्स है वो हमको गिवन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड करना है हमको। फाइंड द बाउंड्स ऑफ ऑन द लेंथ, जो लेंथ हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस की, ऑफ हाइपोटेनियस सच दैट दे हैव एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक के उसके क्या फाइंड करने हैं हमको, बाउंड्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक एक को करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला जो साइड है वो A3 है हमारे पास। अगर A3 है तो C स्क्वायर क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, C स्क्वायर इक्वल टू 2 × 9। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करूँगा तो C स्क्वायर इक्वल टू 18। अब C स्क्वायर इक्वल टू 18 है तो C इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 है। ठीक है, ये मेरी आ गई है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस आ गया है।
अब मुझे बाउंड्स फाइंड करने हैं इसी का मुझे क्या फाइंड करना है, बाउंड्स को फाइंड करना है, 1 डेसिमल तक फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बाउंड्स ऑफ सी के बाउंड्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। बाउंड्स ऑफ सी देखूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि ये 4 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4.2 के आसपास मैं अगर लेना चाहूँ, ठीक है, 4.2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 18 से कम रहता है, और 4.3 से का करूँगा तो ज़्यादा हो जा रहा है। एक तो ये तरीका है। अगर और क्लोज जाना है तो आप 4.24 चले जाइए, या आप कैलकुलेशन खुद करिए, 4.28 का स्क्वायर कितना होता है, इसका कितना होता है, ये आप खुद की कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है। 4.25, तो हमारे पास ये इसके बाउंड्स हैं। आप जो बाउंड्स आप कंसिडर करना चाहें वो कर सकते हैं। उसने 1 डेसिमल तक बोला है, अगर आप 2 डेसिमल तक निकालते हैं, ये भी सही है, 2 डेसिमल तक निकाला है, ये 1 डेसिमल तक है, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ये हमारे बाउंड्स हैं, और सेकंड वाले में 2 डेसिमल तक हमारे पास बाउंड्स हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से उसको डील कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड है, अगर a इक्वल टू 4 हो, अगर हमारे पास a इक्वल टू 4 हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर a इक्वल टू 4 होगा तब हमारे पास क्या होगा, सेकंड वाला है a इक्वल टू 4। अगर a इक्वल टू 4 है तो c स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, जो क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16, जो क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू 32। तो c क्या होगा, c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। यह हाइपोटेनियस का लेंथ आ गया है। अब बाउंड्स ऑफ c की बात करते हैं। बाउंड्स ऑफ c के बाउंड्स की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 5 और 6 के बीच में आने वाला है, तो 5.6 का स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर रूट 32 से कम रहेगा, और 5.7 उससे ज़्यादा हो जाएगा। एक बाउंड से भी है। और अगर 2 डेसिमल तक आपको जाना है तो 5.65 विच इज़ लेस देन स्क्वायर रूट 32 लेस देन 5.66। तो ये दोनों हमारे पास बाउंड्स हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो बाउंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला था, थर्ड वाला हमारे पास क्या है, a का वैल्यू क्या दिया है, थर्ड वाले में 6 दिया है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में a इक्वल टू 6 है। अगर a इक्वल टू 6 है तो c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6 का स्क्वायर, जो क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो c स्क्वायर इक्वल टू 72, तो c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब स्क्वायर रूट ऑफ 72 ये आ गया, ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। अगर 72 की बात करूं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का 81, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, ये कंफर्म हो गया है, ताकि हम बाउंड्स को कंफर्म कर सकें। बाउंड्स ऑफ सी, अगर आपको बाउंड्स कंफर्म करना है कि कहीं जा रहा है तो उसके आसपास का स्क्वायर रूट को फाइंड कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बाउंड्स ऑफ सी को चेक करूं तो 8.4 विच इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 72 विच इज लेस देन 8.5। 8.4 और 8.5 के बीच में अगर 2 डेसिमल तक आप लिखने का मन है तो 4.8 भी ले सकते, 8.48 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 72 लेस देन 8.49। आपको जो चाहें उस बाउंड को आप कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। उन्होंने तो 1 डेसिमल तक बोला था, लेकिन हमने उसको क्या किया है, 2 डेसिमल तक फाइंड किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास अगला है 8 और 9 का और निकालना है, ठीक है। तो 8 और 9 का और निकाल देते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अब आता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में a इक्वल टू 8 है, 8 और 9 का निकालना है। इधर फिफ्थ वाला भी लिख देते हैं a इक्वल टू 9 ताकि बार बार पीछे नहीं जाना पड़े। यहाँ से मुझे c स्क्वायर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 128। यहाँ से c क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 128। ये हमें उसका क्या मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया जिसका साइड लेंथ 8 है। अगर इसकी बाउंड्स की बात करूं, बाउंड्स ऑफ सी के बाउंड्स की बात की जाए तो हमें पता चलता है 128 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, ठीक है। तो 11 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121, मतलब 11 तो होगा और 12 का 144, मतलब 11 और 12 के बीच में ही कहीं बैठेगा ये, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 11.3 का देखूं, 11.3 का आप घर बैठ के चेक करना है इसको, ठीक है।
आप बैठ के अपनी नोटबुक में चेक करिए। और 11.4, 11.3 और 11.4 के बीच में ही हमारे बाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 डेसिमल तक जाना है तो 11.31 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 128 विच इज लेस देन 11.32। यहाँ हमारे 2 डेसिमल तक के बाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। अब अगला जो 9 वाला है उसको भी चेक कर लेते हैं। 9 आएगा तो हमारे पास सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर होगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81, तो सी स्क्वायर कितना होगा, यह आएगा 162। तो सी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 162। ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया, जिसका आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनियस आ गया जिसका साइड लेंथ 9 है, ठीक है। अब बाउंड्स की बात करें तो बाउंड्स ऑफ सी के बाउंड्स की बात करें तो 162 के आसपास किसका स्क्वायर रूट बैठता है, तो 13 का 169 होता है और 12 का 144, मतलब 12 के आसपास ही बैठेगा, 12 13 के आसपास। लेकिन अगर मैं देखूं तो 12 का स्क्वायर करूं तो 144 हो रहा है, 13 का स्क्वायर करूं तो ये कितना हो रहा है 169। तो देखो ये जो वैल्यू है वो किसके नज़दीक है, वो नज़दीक ज़्यादा है 13 के। तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा आसानी तो 12 को 13 के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 12.7 है वो स्क्वायर रूट 162 से छोटा है और 12.8 से के बीच में लाइक करेगा। ये हमारे 1 डिजिट तक के बाउंड्स हैं। अगर मैं इसको 2 डिजिट तक के बाउंड पे लेके जाऊँ तो 12.72 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 162 विच इज लेस देन 12.73। इसके बीच में हमारे बाउंड्स को लाइक करेंगे, ठीक है। ये बाउंड्स हमारे इसके बीच में आएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 के हमने बाउंड फाइंड कर लिए हैं, मतलब हमने 1 भी चेक कर लिया है, 2 भी चेक कर लिया है, 3 भी चेक कर लिया, 4 भी चेक कर लिया और 5 भी चेक कर लिया। तो हमने तीनों को चेक कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कह रहा है हमको द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इज 10। तो हाइपोटेनियस है आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो 10 है, ये बोला है, मतलब C10 है। व्हाट आर द इट्स अदर 2 साइड्स, उसकी अदर 2 साइड्स क्या होंगी उसके बारे में बात करना है। हिंट दिया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर कंपोज ऑफ 2 सच राइट ट्राइंगल। ऐसे 2 राइट ट्राइंगल के रूप में हमें चल के लेना है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से करने की कोशिश करें तो हमारा M1 जो मेथड है वो तो सिंपल है, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास C क्या है, C10 है, तो 10 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 100 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर। जो यहाँ से ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा 50, तो ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो ये तरीका है जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा M1 है। अगर हम इसका नहीं, अगले ने बोला है कि आप एरिया वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए, तो हम एरिया वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर है जिसका हाइपोटेनियस भी पता है हमको, ये इसका क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, तो ये हमको पता है कि इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। ये A है, ये नहीं पता हमको, ये साइड भी नहीं पता, बस हाइपोटेनियस 10 है उसका पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमको पता चलता है, इस वाली साइड को आप थोड़ा ऊपर ले जाइए, ठीक है, इतनी ही लेंथ पे, और इस वाली साइड को भी आप इधर ले जाइए, ठीक है। इसको मैच करा दीजिए, इसको यहाँ मैच करा दीजिए, इसको यहाँ से भी मैच करा दीजिए और यहाँ से भी मैच करा दीजिए। तो ये कौन सा है, इसका कोई नाम दीजिए, डी आ गया, EF, इसका नाम देते हैं E, इसका नाम देते हैं F। तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एरिया वाले रिलेशन का यूज़ करूँ मैं, तब मुझे क्या आ रहा है कि एरिया ऑफ कौन कौन सा आ गया, एरिया आ गया DBFE, DBFE कौन सा वाला है, ये वाला है DBFE, ये वाला, ठीक है।
इक्वल टू, ओहो, एरिया 2 टाइम एरिया ऑफ ABCD का एरिया। अब यहाँ से मुझे क्या चल रहा है, इसका तो 10 दिया हुआ है, साइड का स्क्वायर, साइड 10 है तो 2 इंटू, यहाँ से मुझे A है तो A का स्क्वायर डायरेक्टली इससे भी, यहाँ से क्या होगा 100 इक्वल टू 2A स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा A स्क्वायर इक्वल टू 50, यहाँ से A क्या होगा, A होगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो ये हमारी क्या होगी, साइड्स हो गई जो हमारा आंसर है, यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिगर इट आउट का। तो ये भी आसान था। ठीक है, तो अब जब हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसमें हमने क्या देखा उसको हम देखते हैं। ये रिलेशन था C स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम A स्क्वायर, जहाँ पे C क्या था, वेर C इक्वल टू हाइपोटेनियस। ठीक है, C हाइपोटेनियस है और A क्या है, साइड लेंथ। A साइड लेंथ है और C हाइपोटेनियस है। ये रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड हाइपोटेनियस, यही याद रखने वाला था आज के लिए। रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, साइड लेंथ एंड हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन था। ठीक है, हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट था, इसको आप याद रखिए। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। यही रिलेशन है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा, जहाँ पे A और C क्या क्या है वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए आपको बहुत सारा प्यार। ठीक है, लेक्चर के लिए आपको बहुत सारा प्यार है। ठीक है, बड़ा कर देते हैं तो बड़ा प्यार देते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपके पास टेलीग्राम का ग्रुप लिंक भी ऐड किया हुआ है। आपको कोई भी क्वेरी होता है आप टेलीग्राम पे आइए, आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आप टेलीग्राम में आके ये बता सकते हैं कि आपको अगला चैप्टर क्या चाहिए, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तो उसको जल्दी बनाया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन।